नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोशल मीडिया सेलेब्स। जहां सच्चाई है वहां हम खड़े हैं, जहां सच्चाई है वहां हम खड़े हैं, इसीलिए कई निगाहों में हम गड़े हैं। जी हाँ, मेरे आज के गेस्ट बहुत ही बेबाक हैं, बेखौफ हैं। वो अपनी बात बहुत ही दमदार तरीके से रखते हैं, इसीलिए अक्सर वो कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं। चाहे दिल्ली का इंडिया गेट हो या बनारस का घाट हो, आजकल वो हर जगह मोदी प्रचार में लगे हैं। प्लीज वेलकम द रेबल लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी, कपिल मिश्रा। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार, वेलकम टू माय नेशन। थैंक यू सर। आप बताएं, आजकल चुनावी प्रचार जोरों से है, 12 तारीख को एग्जाम है आपका, कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए 12 तारीख को मेरे को लगता है दिल्ली और देश की जनता क्या करने वाली है उसका एक मूड नज़र आने लगा है। दिल्ली की गलियों में भी लोगों से आप बात करें, कॉलोनियों में, उसमें भी। और जैसे कि कहावत है ना कि दिल धक धक करता है, इस वक्त हिंदुस्तान का दिल मोदी मोदी कर रहा है। मैंने इसीलिए एग्ज़ाम बोला। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मास्टर्स इन सोशल वर्क हैं और आपने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, मिनिस्टर और ग्रीन पीस के साथ। ये पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ आपका? घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। तो मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से पढ़ाई की है, दिल्ली में पढ़ा हूँ, लुडलो कैसल स्कूल से पढ़ाई की है, सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और सोशल वर्क की पढ़ाई की है। उसी वक्त जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैंने जैसिका लाल हत्याकांड के मुद्दे पर एक आंदोलन किया था दिल्ली में। आपने अगर देखा हो, पूरे शहर में हुआ था यूथ मूवमेंट, तो उसको शुरू किया था। यूथ फॉर जस्टिस के नाम से एक संगठन बनाया था हमने। यमुना के मुद्दों पर आंदोलन किया, आरक्षण के मुद्दे पर हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। तो इस प्रकार के कई मुद्दों से मैं जुड़ा रहा। और जब कॉमनवेल्थ खेल दिल्ली में होने वाले थे तब कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ मैंने एक किताब लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। ये है 2007-2008 की बात। उस वक्त कोई इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू नहीं हुआ था, हमारी आम आदमी पार्टी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। तो तब से मैं दिल्ली के मुद्दों पे एक्टिव हूँ। यमुना के ऊपर मैंने बहुत लंबा रिसर्च किया, कैसे दिल्ली में यमुना के ऊपर से एनक्रोचमेंट हटना चाहिए, उसके ऊपर काम किया। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब मैंने प्रोटेस्ट किया विधानसभा के अंदर घुस के कॉमनवेल्थ घोटाले पर, और उस वक्त मेरे को अरेस्ट भी किया गया। तो ये सब चीज़ें एक बैकग्राउंड थी। फिर उसके बाद इन सब में कहीं ना कहीं दिल्ली के जो एक्टिविस्ट थे, आसपास के संगठन थे, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग मुद्दों पे काम करते थे, उन सबके मैं संपर्क में था। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला समय आया, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ आंदोलन, फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसके बाद जब पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, तो हम सब लोग जो आंदोलन से जुड़े थे उनमें से ज़्यादातर लोग बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ गए। और इसीलिए मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि इस वक्त एक ऐसा सपना देश को दिखाया गया कि भारत जल्दी बदलेगा, लेकिन भारत के बदलने से पहले ही वो आंदोलन शुरू करने वाला बंदा ही बदल गया। ये बात तो ये मेरी एंट्री रही है पॉलिटिक्स में। एक कोइंसिडेंस था कि नई पॉलिटिकल पार्टी बनी और यंग लोग आ रहे थे, तो उसमें मैं भी आया। तो वो एक अगर आप देखें, और लेकिन उसके पीछे दिल्ली के मुद्दों पे काम करने का, सोशल एक्टिविज्म का एक लंबा रिकॉर्ड है। तो मैंने दिल्ली के पानी के ऊपर, रिच के ऊपर, टाइम पे सोशल मीडिया नाम की इतनी चीज नहीं थी ना, इतना ट्विटर का कोई था ना, व्हाट्सएप हुआ करता था। उस वक्त जो आपने काम किए, शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होंगे, लेकिन आप तब से एक्टिव हैं, इसलिए मैंने आपसे आज ये बात पूछी। सर, आपकी जो माताश्री हैं वो बीजेपी के टिकट पे काउंसलर हैं जी। आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया जी। मैं जब कपिल मिश्रा का नाम लेता हूं तो मुझे याद आता है अन्ना आंदोलन, जहां पर आपने बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। जब मैं बोलता हूं कपिल मिश्रा, तो मुझे 2016 का जयपुर का लिट फेस्ट याद आता है, जब आपने बीजेपी के खिलाफ, और अनुपम खेर जी भी उस मंच पे थे, बड़े कड़े शब्द में आपने निंदा की थी। फिर मुझे याद आता है डिबेट टेलीविजन पे बैठे हुआ कपिल मिश्रा जो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। बिल्कुल। आज का जो कपिल मिश्रा है वो चौकीदार बन चुका है। आज का जो कपिल मिश्रा है वो 7 सीट मोदी कैंपेन चला रहे हैं। आज का जो कपिल मिश्रा है वो मेरा पीएम मेरा अभिमान है। ये बदलाव कैसे आया? या ये केजरीवाल से नाराजगी है, या मोदी की छवि आपको पसंद आई? आप उसूलवादी हैं या अवसरवादी हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं बदला। हम जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं इस देश में, वो किसके साथ खड़े होंगे? जो लोग इस देश में वंशवाद से लड़ना चाहते हैं वो किसके साथ खड़े होंगे? जो लोग इस देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं या देश के सम्मान के लिए मजबूती से खड़े होना चाहते हैं, वो किसके साथ खड़े होंगे? जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो अन्ना आंदोलन में हम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते थे। हम नारे लगाते थे सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। हम ये बोलते थे कि शीला दीक्षित को जेल में जाना चाहिए। कपिल सिब्बल के घर के बाहर हमने खुद लाठी खाई है।
शरद पवार को हम भ्रष्ट लोगों की एक लिस्ट बनाते थे, उसमें शरद पवार का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ होता था। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि रॉबर्ट वाड्रा जेल में जाना चाहिए। उस वक्त अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच शुरू करवा सके। बिल्कुल, ये तो बात। तो हमारा ये सपना होता था कि काश इस देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच शुरू करे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में, सरोजिनी नगर में, आईएनए की मार्केट में, लाजपत नगर में, घंटाघर में बम फटते थे और हम सोचते थे काश कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जो दिल्ली तक कोई आतंकवादी आने की हिम्मत भी ना कर पाए। तो इन सबके बैकग्राउंड में वो आंदोलन था। उस आंदोलन में जो लोग आए थे, ज्यादातर कार्यकर्ता और वॉलंटियर, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, अपने देश के साथ खड़े होने वाले लोग, आतंक के खिलाफ, इस प्रकार की ये जो पूरी लालू, मायावती, मुलायम, शरद पवार, इसके इन सब के खिलाफ खड़े हुए लोग थे। तो मैं कैसे बदला? मैं तो आज भी इनके खिलाफ हूं। आज जो व्यक्ति, जो आपने कहा कि आपकी अरविंद केजरीवाल से नाराजगी है कि आप इसलिए कर रहे हो, आज अरविंद केजरीवाल कहां खड़े गए? वो शरद पवार उनका डीलर बन गया, बीच में बैठ के सेटिंग करा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसको वो नंबर 1 का भ्रष्टाचारी बोलते थे। शीला दीक्षित के घर के बाहर खुद 15 दिन तक डस्टबिन की तरह अरविंद केजरीवाल पड़े रहे कि यूज मी, मेरा इस्तेमाल, लेकिन नहीं हुआ वो इस्तेमाल। लेकिन वो वैसे ही पड़े थे जैसे कहीं एक डस्टबिन पड़ी रहती है कि कोई तो मेरा इस्तेमाल करेगा। वो नहीं हुआ, लगभग उनको मना कर दिया गया। चिदंबरम केजरीवाल के वकील बन चुके हैं। कपिल सिब्बल के साथ उनकी रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे मिलकर साथ में काम करेंगे। लालू के गले लग के वो खड़े हुए हैं। ममता के साथ वो स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो मैं कहां बदला? शायद डी राजा के साथ भी फोटो, डी राजा और कोनी मोई उनका स्वागत कर रहे हैं अपने घर में बुलाकर, उस घर के अंदर, उस मुख्यमंत्री निवास में जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के कारण दिल्ली वालों ने दिया था। तो कपिल मिश्रा नहीं बदला है, कार्यकर्ता नहीं बदला है, आंदोलनकारी नहीं बदला है। बदला तो वो आदमी है जो खुद को इस आंदोलन का नेता बना के लाया था, जिसको नेता बनाया गया था। हम सब ने कहा था कि आप नेतृत्व करेंगे। वो आज कहां खड़ा है? किन लोगों के साथ खड़ा है? वो हमारी सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो उनको पाकिस्तान की मीडिया में एज ए हीरो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि इमामों को सैलरी दूंगा और मंदिरों की बिजली काट दूंगा। तो कहां खड़ा हो वो व्यक्ति जो आंदोलन से जुड़ा था, वो कार्यकर्ता? मैं तो आज एक बात आपसे कहता हूं, असली आप मोदी के साथ, जो असली आम आदमी पार्टी का आंदोलनकारी है या कार्यकर्ता है जो भ्रष्टाचार से, वंशवाद से लड़ने आया था, वो मोदी के साथ खड़ा है और वो मोदी को वोट देगा। और मैं उनकी आवाज हूं केवल इसलिए कि मैं प्रखर हूं, मैं सामने आके बोलता हूं, मैं बेबाकी से बोलता हूं। मैं तब भी बेबाकी से बोलता था। बिल्कुल, मैं आंदोलन के समय बेबाकी से बोलता था, खुला बोलता था। जब आंदोलन पार्टी नहीं थी तब भी मैं शीला के सामने खड़े होकर बेबाकी से बोलता था उनके कॉमनवेल्थ के घोटाले के खिलाफ। तो मैं बेबाकी से बोलता हूं। इसमें आप ये कह सकते हो कि पहले तो तुम कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और, लेकिन मोदी ने डिलीवर किया है। मोदी ने पिछले 5 साल में डिलीवर किया है। 5 साल पहले जो मोदी बनारस में चुनाव लड़ने गए थे, जिनके सामने हम खड़े थे केजरीवाल को लेकर, और आज अगर आप 5 साल की इसको तुलना करें, बनारस में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, उनके सामने खड़े हुए लोगों की क्या स्थिति और वो खुद कहां है, जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। इसीलिए जनता, इस देश में जनता जल्दी हीरो नहीं बनाती, और जिसको बनाती है उसको जीरो बनाने में लग जाते हैं लोग सब, राजनीति, मीडिया। मजा आता है एक स्टोरी। मोदी ने उस एस्पिरेशन को पूरा किया है और दोबारा शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पॉजिटिव मैंडेट दोबारा लेके आने वाला है, 70 साल में पहली बार। तो क्यों ना खड़े हो उसके पीछे? तो मैं खड़ा हूं। और हाँ, यह बात जरूर है कि कई लोग आम आदमी पार्टी से निकले जो खुल के अपनी बात नहीं बोल पाए, चुप रहे, आधा बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन कपिल मिश्रा खुल के बोल रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं कि मैं किसके विरोध में हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। इसको आप कैसे मर्जी भी जज करें, लेकिन मेरे को लगता है कि असली राजनीति यही है जहां व्यक्ति कहां खड़ा है वहां मजबूती से खड़ा हो, खुल के खड़ा हो और उसके विचार लोगों को स्पष्ट पता हो कि ये क्या करने वाला है। तो आपका मतलब है कि आज आप आज भी अपने उसूलों पे कायम है, चाहे पार्टी कोई भी हो? नहीं, पार्टी की बात तो जब आएगी तब कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार से केवल मोदी लड़ रहा है, ये हमें दिख रहा है। और सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इन सबके ऊपर केसेस हैं, इनके खिलाफ आंदोलन चले हैं। लालू और मायावती और मुलायम क्या भ्रष्टाचार को से लड़ने के लिए एक हो रहे हैं क्या? कनीमोई और डी राजा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक हो रहे हैं क्या? रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग क्या भ्रष्टाचार से लड़ेंगे क्या? तो हमें खुद सोचना है किस प्रकार का एक वातावरण इस देश में, जो नेगेटिविटी का, पिछला चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा था? घोटालों के मुद्दों पे हो रहा था। कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, महंगाई के मुद्दे पे हो रहा था। लोगों की परचेजिंग पावर खराब हो गई थी, लोग सामान खरीद नहीं पा रहे थे, ऐसे लगता था कि महंगाई जो है वो खा जाएगी। पूरे के पूरे गाने बनने लग गए थे फिल्मों के महंगाई के ऊपर। जो पीपली लाइव का गाना है वो घर घर में बज रहा था, महंगाई डायन खाए जाता है। इस मुद्दे पे लोकसभा का चुनाव हो रहा था। सरकार कमजोर है, 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, उसके मुद्दे पे चुनाव हो रहा था।
देश ढूंढ रहा था कोई ऐसा नेतृत्व आ जाए कि कम से कम भारतीय हैं, इंडियन हैं, दुनिया के बाहर जाके सम्मान से ये बात हम लोग बोल पाए। और आज का चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? आज का चुनाव हो रहा है देश के मुद्दे पे, आत्मसम्मान के मुद्दे पे, पाकिस्तान में जाके मार के आए इसके मुद्दे पे हो रहा है। पहली बार 70 साल के चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं है। यह चमत्कार है कि महंगाई पहली बार, विपक्ष का कोई नेता अपने किसी रैली में महंगाई मुद्दा नहीं मना रहा। यह पहली बार हुआ इस देश के अंदर की महंगाई मुद्दा नहीं है, घोटाले मुद्दा नहीं है सरकार के। विपक्ष के लिए तो मोदी ही मुद्दा है सिर्फ, और तो कोई मुद्दा नहीं। मोदी मुद्दा नहीं है, मोदी को रोकना उनका मुद्दा है। वही मैं कह रहा हूं, किसी भी प्रकार से रोक लो, रोक लो, रोक लो। तो ये सारे लोग अगर इकट्ठे हुए हैं तो ये देश के लिए तो इकट्ठे नहीं हुए, ये तो निश्चित है। तो जब कौरव इकट्ठे होंगे तो क्या पांडव इकट्ठे नहीं होंगे? कौरव इकट्ठे हुए हैं तो पांडव भी इकट्ठे हो रहे हैं। वो अगर केजरीवाल, लालू, मायावती, शीला दीक्षित, चिदंबरम, शरद पवार, कनिमोई, डी राजा के साथ खड़ा हो सकता है तो कपिल मिश्रा मोदी के साथ क्यों नहीं खड़ा हो सकता? और सो बदला कौन? उसूल किसके बदले? सिद्धांत किसके बदले? देश के साथ कौन खड़ा है, देश के खिलाफ कौन खड़ा है? तो मैं तो ये बात बोलता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं, अपने देश और धर्म दोनों के अगर साथ खड़े होना है तो मोदी के साथ खड़ा होना जरूरी है। आज आप दिल्ली कैबिनेट में सबसे युवा मिनिस्टर थे, आपको अरविंद केजरीवाल ने लॉ मिनिस्टर बनाया, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर बनाया। ऐसा क्या हुआ कि आपने उन्हीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप, टैंकर स्कैम, हवाला स्कैम, राशन कार्ड स्कैम, ऐसी लंबी लिस्ट निकाली? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो बहुत लोगों पे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन आज की स्थिति को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ये स्पिट एंड रन पॉलिटिक्स का ही पार्ट था। पहले इल्ज़ाम लगाया, फिर बाद में माफ़ी मांग ली, और आज उन्हीं शीला दीक्षित के खिलाफ, मतलब उन्हीं के साथ वो जुड़ने को तैयार है जिनके खिलाफ एक लंबी लिस्ट उन्होंने निकाली थी। तो आपके जो आपने जो इल्ज़ाम लगाए इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ऊपर तो आम आदमी पार्टी आज भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती, लगाया भी नहीं है। 2.5 साल से मैं सरकार से लड़ रहा हूं, मुख्यमंत्री और सरकार पूरी की पूरी पूर्ण बहुमत की एक सरकार से एक आदमी लड़ रहा है, लेकिन दाग नहीं लगाए मेरे ऊपर। मैं आम आदमी पार्टी सरकार का अकेला मंत्री हूं जिसके खिलाफ करप्शन की कोई जांच नहीं चल रही। सरकार में था तब भी कोई केस नहीं लगा, और सरकार से आने के बाद यह भी कोई मेरे ऊपर केस नहीं लगा पाए। कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता आकर यह नहीं कह सकता कि कपिल मिश्रा ने कोई करप्शन किया था इसलिए केजरीवाल ने हटा दिया। बिल्कुल, ये बात है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी कहीं पर भी आप एक भी केस मेरे खिलाफ या दाग या आरोप तक आप मेरे ऊपर नहीं सुनोगे, दुश्मन के द्वारा भी। बिल्कुल, तो बेदाग राजनीति की है। लेकिन शीला दीक्षित भ्रष्टाचार करेगी तो हम लड़ेंगे, और सत्येंद्र जैन करेगा तो हम चुप हो जाएंगे। तो शीला दीक्षित ने हमारी भैंस थोड़ी खोली थी। बिल्कुल, शीला दीक्षित से हमारी कोई दुश्मनी हो, सत्येंद्र जैन से रिश्तेदारी हो, केजरीवाल की रिश्तेदारी हो सकती है, मेरी तो नहीं है। मैं भ्रष्टाचार होते हुए देखूंगा तो बोलूंगा। मेरी एक गलती है, मैंने देर से बोला। मेरी ये गलती मैं मानता हूं कि कई लोग बोलते थे कि यहां घोटाला है, हम मानते नहीं थे। कई लोग बोलते थे भ्रष्टाचार है, हम मानते नहीं थे। लेकिन आंखों देखी भी नहीं मानेंगे क्या? जो सामने देखा उसको बोल दिया, जानते हुए कि इसका परिणाम क्या होगा। भाई, केजरीवाल किसी लालच में मैंने छोड़ा होता तो केजरीवाल मुझे क्या बना सकते थे? नहीं, आप तो ऑलरेडी केजरीवाल मेरे को मंत्री तो बना सकते थे। मुख्यमंत्री वो स्वयं थे और मंत्री में था, तो मैं किसी और चीज के लालच में तो छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, सत्ता के लालच में छोड़ा होता तो चुनाव आने पे छोड़ता। मिड टर्म में सरकार को छोड़ा है, डंके की चोट पे छोड़ा है। कहीं पर भी केजरीवाल की तरह नहीं किया मैंने कि आरोप लगाए और जाके माफी मांग ली। जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई है, स्वयं को गवाह बनाया है, गवाह बन के, विटनेस बन के खड़ा हुआ हूं। जांच हो रही है। जो मैंने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी में हवाला का पैसा आ रहा है, आज उसके ऊपर नोटिस इश्यू हो रखे हैं। सीबीडीटी का नोटिस इश्यू हो रखा है, ईडी का नोटिस इश्यू हो रखा है। खुद जाके आम आदमी पार्टी के मंत्री ने ब्लैक मनी का एक्सेप्ट किया कि ब्लैक मनी डिक्लेयर करने में 16 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर करी। जिन कंपनियों के मैंने नाम दिए वो शेल कंपनी है, ये स्वयं एक्सेप्ट किया। ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें। चंदे की गड़बड़ी की जहां तक बात है, चुनाव आयोग का नोटिस आम आदमी पार्टी को आया हुआ है, आज तक वो जवाब नहीं दे पाए हैं कि चंदे के अंदर गड़बड़ी हुई, चंदे के रिकॉर्ड झूठे दिए गए। जिन लोगों का नाम चंदा देने वालों में रखा गया वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, फेक लोग हैं। रात को 12 बजे जो 2 करोड़ रुपए बनारस जाने से ठीक 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के खाते में आए, वो 4 हवाला कंपनियों से आए, खुद मानना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने जिस व्यक्ति को मीडिया के सामने पेश किया कि इसने हमें 2 करोड़ रुपए चंदा दिया है, वो एक गोकलपुरी में रहने वाला मजदूर निकला।
वो ईडी के सामने स्टेटमेंट में दे रहा है कि मैं जानता ही नहीं हूं कौन सी कंपनी, किसने मेरा नाम डाला, मैं कहां से, उसकी खुद की महीने साल की इनकम उसकी 20-25। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि आपने जो इल्जाम लगाए और आपने केजरीवाल से लड़ाई लड़ी, तो सीधी बात है, हम भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे। हम अगर सत्ता के लिए आते तो हम बैठे रहते। मेरे को परिणाम पता था, ये मैंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा कुर्सी तो जाएगी, लेकिन आज मैं अपने घर में चैन की नींद सोता हूं, मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है। मैं आज भी भ्रष्टाचार से लड़ सकता हूं। मेरे को किसी लालू, मुलायम, कनीमोई, डी राजा के साथ स्टेज शेयर करने की मेरी आज भी कोई मजबूरी नहीं है। तो ये गर्व है मेरे को, और इसमें मेरा परिवार मेरे साथ रहा, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ रहे, और इस कारण आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में और देश में पहले से ज्यादा लोग मुझसे जुड़े हैं। ये बात भी है। नहीं, आपकी छवि तो बेदाग है अभी भी। मैंने ये इसलिए भी पूछा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी तो उस दौरान वो कहते थे कि हमारी डिसिप्लिन कमेटी जो रहेगी पार्टी की, वो इतनी स्ट्रांग रहेगी कि हम पहले किसी का पूरा बैकग्राउंड चेक कराएंगे, और अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती पाई गई तो हम उसको अपनी पोस्ट से हटा देंगे। ये सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक बात बोली थी कि हम लोकपाल लेकर आएंगे, और पार्टी का अपना एक इंटरनल लोकपाल होगा, आंतरिक लोकपाल, जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगा। पार्टी में कोई आंतरिक लोकपाल रखा ही नहीं गया। सरकार में तो लोकपाल लाए ही नहीं, पार्टी में भी नहीं लाए। और विधानसभा के अंदर एक दिन मनीष सिसोदिया ने बोला कि एलजी हमें लोकपाल नहीं लाने दे रहा। मैंने विधानसभा में खड़े होकर ये बात बोला कि एलजी नहीं लाने दे रहा मतलब सरकार में ही तो रोकेगा कोई एलजी, पार्टी में लाके दिखाओ ना। अगर नीयत साफ है और प्रतिबद्धता है लोकपाल के प्रति तो पार्टी में ले आओ। अरविंद केजरीवाल पहले जिनको भ्रष्ट बोलते थे, शीला को, मजीठिया को, चिदम्बरम को, इनके साथ तो दोस्ती कर रहे हैं। कोर्ट में जाके लिखित में यह कहने वाला व्यक्ति कि मैंने झूठ बोला, एक बार नहीं, शीला के बारे में भी यह बोला कि मैंने झूठ बोला, गलती हो गई। जेटली जी के बारे में भी बोला, झूठ बोला, गलती हो गई। गडकरी के बारे में भी बोला, झूठ बोला, गलती हो गई। मजीठिया के बारे में भी बोला, झूठ बोला, मतलब सर्टिफाइड झूठा। सुप्रीम कोर्ट में सर्टिफाइड झूठा इस देश में अगर कोई एक राजनीतिक है जिसने खुद एफिडेविट दिया है कि मैं झूठा हूं, 4-4 बार एफिडेविट दिया है, वो केवल अरविंद केजरीवाल है। तो जिनको बोलता था भ्रष्ट हैं, उनके साथ तो गठबंधन करना चाह रहा है, और जिनको बोलता था मैंने इनकी सब चीजें जांच ली, सारे रिकॉर्ड मैंने इनके जांच लिए, इनका चरित्र है बढ़िया, ये ईमानदार है, मैंने इनको टिकट दिया है, ये इनसे ईमानदार पूरी दिल्ली में कोई नहीं हो सकता, जांच, उनको बोल रहा है बिकाऊ है, 10 करोड़ में बिक गया, 5 करोड़ में बिक गया, भाजपा का अपने ही विधायकों पे। यानी जिनको तुम भ्रष्ट बोलते थे उनके साथ तुम्हें दोस्ती करनी है, जिनको तुमने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया उनको तुम बिकाऊ बता रहे हो। तो तुम्हारी बात का वजूद क्या है? तुम तो फ्रॉड हो। मेरे को लगता है फ्रॉड ए आजम, ये नया नाम होना चाहिए। आपने नया नाम बना दिया आज। ये नाम होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। आपने जिसको भ्रष्ट बोला उस पे भी आप नहीं टिके, आपने जिसको ईमानदार बोला उस पे भी आप नहीं टिक रहे हो, तो फिर आप टिक किस बात पे रहे हो? फिर आपने कुछ भी जीवन में सच बोला ये कैसे माना जाए? ना तो आपने जिसको ईमानदार बोला वो सही, ना आपने जिसको भ्रष्ट बोला वो सही, तो सही कौन? इसका मतलब अरविंद केजरीवाल फ्रॉड ए आजम है। नया नाम दे दिया आपने। बिल्कुल, ये उनका नया नाम है, और मेरे को लगता है दिल्ली की गलियों में गूंजेगा ये नाम। अच्छा, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट था, मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। विवेक तिवारी तो हिंदू था, फिर उसको इन्होंने क्यों मारा? भाजपा के नेता पूरे देश में हिंदू लड़कियों का रेप करते घूमते हैं। अपनी आंखों से पर्दा हटाइए, भाजपा हिंदुओं की हितैषी नहीं है। सत्ता पाने के लिए अगर इन्हें सारे हिंदुओं का कत्ल भी करना पड़े तो वो 2 मिनट नहीं सोचेंगे। आपका इसमें जवाब था कि ये भाषा हिंदू को मारा, हिंदू लड़कियों का रेप किया, हिंदुओं का कत्ल किया, बिल्कुल आग लगा देना चाहते हैं देश में। देश जलाकर क्या मिलेगा? सत्ता, पैसा या इनाम। अभी हाल ही फिलहाल में एक हिंदू धर्म का जो एक चिन्ह है स्वास्तिक, उसको लेकर भी इन्होंने ट्वीट किया था। आपने कहा कि केजरीवाल हिंदू धर्म के विरोधी हैं, क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं। स्वास्तिक को झाड़ू मारता हुआ ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया। क्या है वो स्वास्तिक? हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ वो स्वास्तिक हमारे मंदिरों में लगाया जाता है, पूजा से पहले कलश में लगाया जाता है, जो भी हम पवित्र काम करते हैं उसमें बनाया जाता है। जिंदगी भर की अगर कोई कमाई करते हैं, किसी तिजोरी में रखते हैं तो उसमें लगाया जाता है। दुकान जो दुकानदार व्यापारी बनिया अपने जहाँ पे अपना सामान, अपना सब कुछ पूंजी लगाता है, उसमें वो स्वास्तिक बनाता है। कोई नई गाड़ी खरीदेगा, नया सामान खरीदेगा, कोई नई चीज़ लेके आएगा, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएगा। हर एक चीज़ की शुरुआत में, प्रारंभ में पवित्रता के तौर पे, धर्म और आस्था के तौर पे अगर कोई चिन्ह बनाया जाता है तो यानी कि हमारी पहचान है वो स्वास्तिक, हम क्या हैं वो उसका प्रतीक है वो स्वास्तिक।
उस पे झाड़ू मारते हुए ट्वीट कर दिया। नहीं, वो तो कहते हैं कि तो वो झाड़ू किस पे मारी? वो झाड़ू किस पे मार रहे हैं? झाड़ू हमको मार रहे हैं। वो झाड़ू हिंदुओं के ऊपर मारी जा रही है। वो झाड़ू हमारी माता पे, दादी पे, नानी पे, नाना पे, हमारी पूरी परंपरा, वंश परंपरा पे वो झाड़ू चलाई जा रही है। और आप उस ट्वीट को कर दो, इससे आपको क्या मिला? आप किसी और धर्म के प्रतीक पे झाड़ू मारते हुए ट्वीट कर सकते हो क्या? आप हर होली का बॉयकॉट कर रहे हो किसी ना किसी बहाने से, हर दिवाली का बॉयकॉट कर रहे हो। आपने किसी और धर्म का कभी बॉयकॉट किया क्या? आप इमामों को 44,000 रुपए महीने की सैलरी दे रहे हो और आप दिल्ली के मंदिरों की बिजली कटवाने का ऑर्डर दे रहे हो। कम से कम 500 मंदिरों की बिजली काटी गई दिल्ली के अंदर कि आपका कनेक्शन नहीं है, वैध कनेक्शन नहीं है, मीटर लगवाओ, मीटर नहीं, कुछ भी। तो एक तरफ आप 44,000 रुपए की पुजारियों को क्यों नहीं दे दी आपने सैलरी? आप अखलाक के घर जा रहे हो, लेकिन आप अंकित सक्सेना की श्रद्धांजलि सभा को छोड़ के उठ के निकल गए। एक बांग्लादेशी ने 3 हिंदुओं को सरेआम रोड में काट के फेंक दिया। 6 महीने के बाद भी उसके घर जाने का टाइम नहीं मिला मुख्यमंत्री को। ऐसे आप 1-1 करोड़ रुपए दान करते हुए घूम रहे हो। तो आप किसकी राजनीति करना चाहते हो? कौन से धर्म के लिए आप आ गए राजनीति में? ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये एक धर्म का अपमान करने की राजनीति है, ये बार बार ये कहने की राजनीति है कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो और एक धर्म के वोट तो इकट्ठे हो जाएं और एक धर्म के वोट बट जाएं, जात में बढ़ जाएं, पात में बढ़ जाएं, इलाके में बढ़ जाएं और ये सारा इकट्ठा हो जाए। ये जो गठबंधन पे राहुल गांधी ने बोला कि केजरीवाल गठबंधन नहीं कर रहा, मैं तो करना चाहता हूं, जो ट्वीट किया केजरीवाल ने बोला कि राहुल गांधी गठबंधन नहीं कर रहा, मैं तो करना चाहता हूं। ये किससे बात कर रहे हैं? ये आपसे और हमसे बात नहीं कर रहे, ये केवल मुस्लिम वोट से बात कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं ये सारा मुस्लिम वोट इकट्ठा हो जाओ, हमें मिल जाओ, या तो कांग्रेस को मिल जाओ या आमा को, कि हम मोदी को हराना चाहते हैं। ये धर्म की राजनीति नहीं है क्या? नहीं, वो तो एक वीडियो भी सामने आया था जब केजरीवाल ने कहा था सारे मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट मत देना, एक हो जाओ, सारे मुसलमान एक हो जाओ। तो वो बोलते हैं सारे मुसलमान एक हो जाओ और हम बोलते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, तो बवाल हो जाएगा, तो हम कम्युनल हो जाएंगे, तो हम तोड़फोड़ की राजनीति करने वाले हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अमानतुल्लाह खान कौन है? किस प्रकार की राजनीति का प्रतीक है? क्या वो आंदोलनकारी है? क्या वो भ्रष्टाचार से लड़ने वाला व्यक्ति है? क्या एक कट्टर सड़क छाप धर्म के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले इस प्रकार के व्यक्ति को आप अपने पीएससी में बुला रहे हो? तो आप एक मैसेज देना चाहते हो जनता में कि मुसलमानों का मैं मसीहा हूं। आपके पोस्टर लग रहे हैं शहर में, मुसलमानों का मसीहा। हमने तो सुना था एक ही मसीहा होता है मुसलमानों का। तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि केजरीवाल आज एक केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम लीग 2 बन चुके हैं। अगर कोई आदमी सड़कों में दिल्ली के पोस्टर लगा रहा है कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं, तो वो क्या मैसेज देना चाहता है? यह राजनीति तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं करी है। आप इमामों को सैलरी दे रहे हो, ये कौन सी राजनीति है? ये किस प्रकार की राजनीति है? दिल्ली के अंदर मौजपुर का इलाका है, आप जाना वहां पर, मौजपुर का पानी काट के सीलमपुर को दिया जा रहा है। वहां की गलियों में कृष्णा गली, अर्जुन गली, युधिष्ठिर गली, वहां पानी नहीं है लोगों के पास। सीलमपुर में लोगों को पानी मिलता है उसी इलाके का पानी काट के। पड़पड़गंज में एक अल्लाह कॉलोनी है, वहां पे पानी पहुंचता है पड़पड़गंज की सोसाइटी का पानी काट के। ये कौन सी राजनीति की जा रही है? दिल्ली के अंदर पानी में, बिजली में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर सैलरी के लिए सरकार के टैक्स के पैसे से आप इमामों को सैलरी दोगे? 4 महीने की सैलरी से AK-47 आ जाएगी। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्यों दी जा रही है? क्यों? धर्म आप ये करने आए थे क्या? आपने ये वादा लिखा, आपने लिखा था क्या अपने घोषणा पत्र में जो लिखा था वो करते ना? लोकपाल लाते, स्वराज लाते, कांग्रेस के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ राजनीति करते। आपने लिखते ना घोषणा पत्र में इमामों को सैलरी दूंगा। अब लिख, इस चुनाव में वोट ले लो इमामों को सैलरी देने के नाम पर, मंदिरों की बिजली काटने के नाम पर, 1-1 करोड़ रुपए धर्म देख के देने के नाम पर। कौन सी राजनीति करना चाहते हो आप दिल्ली में? मुझे लगता है कि कोई भी दिल्ली का हिंदू, स्वास्तिक को मानने वाला, स्वास्तिक का सम्मान करने वाला, जिसके घर में हिंदू देवी देवता की प्रतिमाएं या जो हिंदू देवी देवताओं आराध्यों को मानता है, हिंदू परंपरा में विश्वास रखता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर हिंदू है तो केजरीवाल को वोट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। जो केजरीवाल को वोट दे वो धर्मद्रोही भी है और देशद्रोही भी है। आज आपने बहुत बेबाकी से ये बात कह दी है, 2 बातें। ये सच है, ये सच है।
चलिए, राजनीतिक पार्टियां और नेता तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी नाराजगी है, लेकिन कुछ लोग जो जैसे स्वरा भास्कर, बरखा दत्त, शैला राशिद, कविता कृष्णन, इन लोगों की नाराजगी मुझे समझ नहीं आती। आपने पुलवामा के बाद एक ट्वीट किया था, मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। खींच निकालो बीच सड़क पर घर में छिपे गद्दारों को। इस पे आपने किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इन चारों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और शायद बात एफआईआर या रिपोर्ट तक गई। बिल्कुल। ये लोग क्यों नाराज हैं आपसे? मैंने बोला कि घर में जो छिपे हुए गद्दार है उन्हें खींच निकालो, तो प्रशांत भूषण, कविता कृष्णन अपने आप ही बाहर आ गए। तो ये तो यही बात है कि आप जोर से बोलो चोर और एक आदमी आप एकदम से भागने लग जाए, तो वो चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन इसमें एक गंभीर बात क्या है, आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करने कौन आ रहा है? स्वरा भास्कर, बिल्कुल, प्रकाश राज, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए, रवीश कुमार घूम रहे हैं कि इसी आम आदमी पार्टी को। तो पार्टी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की शरण में गिर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। टुकड़े टुकड़े गैंग उनका आखिरी सहारा बचा है चुनाव प्रचार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सरकार के पास कोई पावर नहीं है दिल्ली की, जब तक पूर्ण राज नहीं होगा मैं आपकी सड़क नहीं बना सकता, मैं आपको पानी नहीं दे सकता, जब तक पूर्ण राज नहीं होगा मैं महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता। लेकिन बिना पूर्ण राज के कन्हैया की और उमर खालिद की पूरी सुरक्षा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी फाइल रोकने की पूरी ताकत है, उनकी जांच नहीं होने दे रहे, बार बार कोर्ट के कहने के बावजूद देशद्रोहियों के टुकड़े टुकड़े गैंग की जांच रोक कर बैठे हैं। तो पानी के लिए तो हरियाणा जिम्मेदार हो गया, हवा के लिए पंजाब जिम्मेदार हो गया, सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार हो गया, कूड़े के लिए एमसीडी जिम्मेदार हो गया, वहां पर हमारा एलजी जिम्मेदार हो गया, कोई काम नहीं हो रहा तो भारत का प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो गया, भारत का राष्ट्रपति जिम्मेदार हो गया, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार हो गया, चुनाव में हार जाओ तो चुनाव आयोग ईवीएम जिम्मेदार हो गई, भारत की सेना। लेकिन इन सब के लिए तो इनको पूर्ण राज्य चाहिए, पानी, बिजली, कूड़ा, सड़क, तो ये कोई ताकत नहीं है इनके पास। कन्हैया की, उमर खालिद की, देशद्रोहियों की, टुकड़े टुकड़े गैंग के बचाने की पूरी ताकत है इनके पास, ये भी दे देते हैं एलजी को। तब एलजी क्यों नहीं याद आया? तब क्यों नहीं याद आया केंद्र सरकार करेगी? तो आपकी नीयत खराब है। आज जो अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। मैं आपके चैनल पर दोबारा कहना चाहता हूं इस बात को, दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं बन सकता जब तक देश की राजधानी है। और कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि यह पूर्ण राज्य बनेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, अगर कोई भी यह कहता है कि यह पूर्ण राज्य बन सकता है राजधानी रहते हुए, तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। केजरीवाल ने एक बहुत खतरनाक चाल चली है। जो इन्होंने विधानसभा में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पास किया, उसमें इन्होंने क्या लिखा कि चाणक्यपुरी का इलाका और नई दिल्ली का इलाका, इसको राजधानी बना दिया जाए, बाकी दिल्ली को एक राज्य बना दिया जाए, राजधानी खत्म कर दी जाए। यानी करावल नगर राजधानी में नहीं होगा, भजनपुरा राजधानी में नहीं होगा, पटपरगंज राजधानी में नहीं होगा, शाहदरा राजधानी में नहीं होगा, भवाना, द्वारका, मेहरौली, वसंत कुंज, संगम विहार, अपना ओखला, ये सारे इलाके राजधानी से बाहर हो गए। लाल किला भी राजधानी से बाहर हो गया, एयरपोर्ट भी राजधानी से बाहर हो गया, आईआईटी भी राजधानी से बाहर हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी राजधानी से बाहर हो गई। यह बन गया एक राज्य, एक छोटा सा एक राज्य जिसके पास ना अपना पानी है, ना अपनी बिजली है, ना अपने मिनरल हैं, ना अपने रिसोर्सेस हैं। क्या होगा इस राज्य का अगर ऐसा राज्य बना दिया जाए? स्ट्रक्चर क्या होगा, किस स्ट्रक्चर पे चलेगा? कैसे बनेगा? यह राज्य नहीं बन सकता। यह बनेगा कश्मीर घाटी, यहां लोग पत्थरबाजी करेंगे, यह नक्सलियों का, आतंकवादियों का अड्डा बनेगा। यानी आप देश की एक छोटी सी राजधानी बनाओगे और चारों तरफ से देशद्रोहियों से उसे घेर लोगे, जिसके पास ना अपनी पानी होगी, ना बिजली होगा, जहां भुखमरी जैसी, गरीबों जैसी। जिस दिन ऐसा राज्य बन गया उस दिन कम से कम 10 लाख आदमी उसी दिन बेरोजगार हो जाएगा दिल्ली का। दिल्ली में मेट्रो क्यों आई? क्योंकि ये देश की राजधानी है। इतना बड़ा मेट्रो का नेटवर्क। दिल्ली का एयरपोर्ट क्यों बना? क्योंकि राजधानी है। एम्स क्यों बना? क्योंकि राजधानी है। आईआईटी क्यों बनी? क्योंकि राजधानी है। मैं और आप यहां पे क्यों रहते हैं? हम कोई पूर्ण राज्य छोड़ के ही तो आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 29 पूर्ण राज्य हैं देश में, ऐसा कोई पूर्ण राज्य जिसे छोड़ के आदमी दिल्ली में रहने ना आया हो? बिल्कुल। अगर पूर्ण राज्य इतनी शानदार चीज होती है तो लोग पूर्ण राज्य छोड़ के दिल्ली में क्यों आते हैं? नहीं, मैं भी देखता हूं वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी कैपिटल सिटी है। सर ये यहां पर आग लगाना चाहते हैं, ये यहाँ पे लोगों को बेरोजगार और गरीब करना चाहते हैं और बेरोजगारी और गरीबी में नक्सलवाद का बीज बोना चाहते हैं। आज इनका अलायंस सीपीएम के साथ है, अनाउंस करके सीपीआई एमएल के साथ है। कौन है ये लोग?
ये पूर्ण राज्य केवल और केवल दिल्ली को कश्मीर घाटी बनाने का एक मॉडल है। कभी नहीं बनेगा, कोई नहीं बनाएगा, बन ही नहीं सकता है। आंखों में धूल झोंकने की और अराजकता फैलाने की एक कोशिश की जा रही है, और इसको कोई दिल्ली का मुद्दा भी नहीं है। अगर आप देखें तो चुनाव के 4 दिन पहले पूर्ण राज्य के सारे होर्डिंग हट गए शहर से। इन्हें भी पता लग गया दिल्ली वाले पूर्ण राज्य पे कोई वोट नहीं देंगे। शुरू में पूर्ण राज्य किया, आप बंद हो गया पूर्ण राज्य करना। नहीं, मैं भी ग्राउंड सर्वे पे जब गया था तो कई लोगों से मैंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि लोगों को समझ आ चुकी है। उन्होंने कहा कि नहीं बन सकता, और इस चीज से हमें फर्क भी नहीं ना बनना चाहिए, ना बन सकता। राजधानी है, हमें गर्व है कि हम राजधानी के नागरिक हैं। हमें पूर्ण राज्य में रहना होता, रह रहे होते हैं हम यूपी में, रह रहे होते हैं हम अपने जहां जहां राज्यों से आए हैं, बिहार से, सब पूर्ण राज्य हैं। और सपने आप देखिए, झूठ देखिए, वो कह रहा है हर आदमी को बंगला दे दूंगा पूर्ण राज्य बना के, सिंगापुर और लंदन बना दूंगा, 10 पेरिस दिल्ली के अंदर बना दूंगा पूर्ण राज्य बन गया तो। लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बना तो मैं सोफे में बैठे बैठे धरना देता रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। ये कौन सी राजनीति है? अगर पूर्ण राज्य के बिना आप कुछ करेंगे ही नहीं तो घोषणा पत्र में स्टार बनाते और लिखते कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। ये सारे काम जो मैंने घोषणा करी है, पूर्ण राज्य बना तो करूंगा, वरना 5 साल चारपाई तोड़ूंगा। इन 5 सालों में आपने मुख्यमंत्री की तनख्वाह ली है ना, मुख्यमंत्री के कमरे में घर में रहते हो ना, मुख्यमंत्री की गाड़ी में चलते हो ना, तो तब पूर्ण राज्य के बिना क्यों चल रहे हो ये सब? धरने का तरीका भी बदल गया। एलजी ऑफिस के अंदर बैठ के रूम में धरना दिया जाता है। हाँ, सोफे में पड़े हुए थे, सोफे में पड़ा हुआ है केजरीवाल। देख लो, मैंने गाना भी एक बनाया था जिस वक्त, भाई पानी के लिए पूर्ण राज्य चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बिजली के लिए पूर्ण राज्य चाहिए क्या? नहीं चाहिए। शिक्षा के लिए पूर्ण राज्य चाहिए क्या? नहीं चाहिए। सड़कें ठीक करने के लिए पूर्ण राज्य चाहिए क्या? नहीं चाहिए। और इसके बाद आप दोस्ती करके चलो बाकी सरकारों से, सारी दुनिया से दुश्मनी तुम नहीं लेनी है क्या? आप अगर अधिकारी को प्यार से बोलोगे, अधिकारी जो काम नहीं भी हो सकता वो भी करेगा। मैंने कराए हैं। जब मैं मंत्री था तब दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट देख लो और आज देख लो। प्रॉफिट में चलता हुआ दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चला गया 2 साल के अंदर जब केजरीवाल के पास आया। तो आप अधिकारी से प्यार से, दोस्ती से काम करोगे। आप गाली दोगे, गाली देने पे आपके घर का नौकर काम ना करे तो आईएएस ऑफिसर आपने चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के पीट दिया, अब विधायक तुम्हें बंद कमरे में ठोक रहे हैं तो बुरा लग रहा है। हाँ, ये बात अभी आपने उठाई भी थी, ये आप शायद सबसे पहले आप ही ने ब्रेक किया था ट्विटर पे, ये कि सुना है अरविंद केजरीवाल के साथ विधायक के साथ। अभी ये बात कितनी सच्चाई है? इस बात में उतनी सच्चाई है जो उनके चेहरे की सूजन बता रही है। उनके चेहरे 6 दिन घर से बाहर ना निकलना और उसके बाद नाक सूजी हुई, गाल सूजा हुआ, कुछ तो हुआ होगा। धुआं निकल रहा है तो आग भी कहीं लगी होगी। कभी ना कभी वो विधायक भी सामने आएंगे, बोलेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन एक विधायक जो अपनी नौकरी छोड़ के काम, देखो मैं उन विधायकों की बात नहीं करता जो पैसे देके आए होंगे, ऐसा कोई होगा जो आए होंगे, लेकिन जो विधायक आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन में डंडे खा रहे थे, जो नौकरी काम धंधा छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए थे, और उनको तुम अनिल वाजपेयी ने बताया ना, अभी देवेंद्र सहरावत कर्नल, उसने बताया ना अभी क्या क्या 1-1 करोड़ के टारगेट दिए जा रहे हैं विधायकों को पैसा लाके, तो उनको गालियां दी जा रही हैं विधायकों को। वो गाली सुनने आए थे क्या? वो भ्रष्टाचारी तो नहीं है ना? उनको तुम बिकाऊ, मतलब जो तेरे साथ खड़ा है वो ईमानदार, और जिस दिन छोड़ दिया उस दिन बिकाऊ। भैया ये बिकाऊ हैं तो फिर तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने तो पूरी दिल्ली के सामने ऐलान किया था कि ईमानदारों को टिकट दे रहे हो। ये सर्टिफिकेट तुमने ही बांटे थे दिल्ली की जनता के बीच में कि ये सब लोग ईमानदार हैं। तो आज की तारीख में योगेंद्र यादव हट गए, अपने प्रशांत भूषण हट गए, अंजलि दमानिया हट गई, अन्ना हजारे हट गए, किरण बेदी हट गई, वीके सिंह हट गए, कुमार विश्वास हट गए, शाजिया इल्मी हट गई, अश्विनी उपाध्याय हट गए, कपिल मिश्रा हट गया। गली गली में जो कार्यकर्ता निकलता था हुजूम का हुजूम, वो सारा अपने घर चला गया। वो सारे बिकाऊ हैं और तुम ईमानदार हो। बिल्कुल। जो शीला के साथ कपिल, तो आप ये देखिए ये कितना बड़ा फ्रॉड। कभी पिछले जैसे एक वो नहीं होती है जो स्कीम लाते हैं लोग, फ्रॉड स्कीम मार्केट में लॉन्च करते हैं, पैसा इकट्ठा किया, पॉन्जी स्कीम, पैसा इकट्ठा किया, भाग गए। पहले तुमने 5 साल पहले जनलोकपाल की पॉन्जी स्कीम लेके आए, उसके तुमने कूपन बेच दिए, उसका माल इकट्ठा किया, सरकार बना ली। 4 साल उसके बाद कुछ तो नहीं किया, गायब हो गई वो स्कीम मार्केट से। अब ये नई मार्केट में स्कीम आई है पूर्ण राज्य की, अब इसके कूपन बेच रहे हो, इसका माल इकट्ठा करोगे, इसका ये, तो ये हर 4 साल में तुम स्कीम लॉन्च कर रहे हो क्या पॉन्जी? तुम्हें उसके ऊपर काम क्या कर रहे हो, उसके ऊपर डिलीवर क्या कर रहे हो? तो मैं फिर से कहूंगा ये फ्रॉड आजम है, उसकी हर बात फ्रॉड है। ये कब आंखों में आंख डाल के झूठ बोलने वाली शख्सियत है अरविंद केजरीवाल। ये नाम आज चल जाएगा, चलना चाहिए, और मेरे को लगता है लोगों के दिल की ये आवाज है कि ये फ्रॉड है। अच्छा, ट्विटर पे अभी हाल फिलहाल में ट्रू इंडियोलॉजी का अकाउंट है, उसको 2nd टाइम सस्पेंड किया गया, और ये काफी राइट विंग या कह लो राइटिस्ट आइडियोलॉजी लोगों के साथ ये होते आ रहा है।
इस चीज से सबसे ज्यादा किसको परेशानी है? जैक डॉर्सी को इतनी परेशानी है या महिमा कौल को ये परेशानी है? ये हो क्यों रहा है? देखिए, एक तो हमें ये समझना होगा इसमें कि देश में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है। देश में, हमारा देश इस वक्त बिल्कुल, इस देश में इस वक्त कोई आइडियोलॉजी नहीं बची किसी की। कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी नहीं है, कोई राइट विंग नहीं है, कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कोई समाजवादी नहीं है, कोई बहुजन नहीं है, कुछ कोई आइडियोलॉजी वाले नेता या राजनीति इस देश में अब बची नहीं है। ना ऐसे विचारक बचे हैं। केवल दो तरह के लोग बचे हैं। एक वो जो अपने देश से बेइंतहा प्यार करते हैं, इस देश से, इस देश की मिट्टी से, इस देश के सीमाओं से, इस देश की परंपरा से, संस्कृति से, मान्यताओं से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके लिए जान तक देने को तैयार हैं, गर्व करते हैं और कुछ उसके खिलाफ सुन नहीं सकते। दूसरे वो लोग हैं जो बहुत कम हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं। वो इस देश की हर चीज से नफरत करते हैं। वो आपकी परंपराओं से नफरत करते हैं, आपकी पूजा पद्धतियों से नफरत करते हैं, आपकी पहचान से नफरत करते हैं, आप कोई अच्छा अचीवमेंट कर ले तो उससे नफरत करते हैं। और उनका केवल एक एजेंडा होता है कि इन 125 करोड़ लोगों को 24 घंटे ये बताओ तुम्हारा देश खराब है, तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारी पूजा पद्धति खराब है, तुम्हारी हर एक चीज खराब है, तुम्हारी सेना खराब है, तुम्हारे देश के इंस्टीट्यूशन खराब हैं, तुम्हारा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ खराब है, तुम्हारा अतीत खराब है, वर्तमान खराब है और भविष्य तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी ये मिशन है, वो इस मिशन में लगे हुए लोग हैं। तो इस प्रकार के दो हिस्सों में ये देश बटा हुआ है। तो ये केवल हमारे धर्म के खिलाफ या परंपराओं के, ये आज भी अगर भारत कुछ अच्छा कर ले, जैसे भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो इनके पेट में दर्द होता है, ये तुरंत सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। या भारत ने कोई सैटेलाइट का मिशन अचीव कर लिया तो ये सबसे पहले ये लोग होते हैं जो उसकी नेगेटिव खबर चलाएंगे, ये फेक न्यूज चलाएंगे कि हमने अपना हेलीकॉप्टर खुद ही गिरा दिया, उस पर ये तालियां बजाते हैं। तो ये नेगेटिविटी के साथ जीने वाले लोग हैं, इनके चारों तरफ नेगेटिविटी है और ये चाहते हैं कि नेगेटिविटी ही इस देश में फैले। इस प्रकार के लोग हैं और इनके पेट में दर्द होता है जब कोई कड़वा सच बोलता है, जो ट्रू इंडोलॉजी ने बोला, इतिहास बताया इस देश का, इस देश के वीरों के बारे में बताया। कोई अगर गलत बोलता है तो उसको विद फैक्ट्स वो काउंटर करते हैं, तो ये लोग उनसे परेशान होते हैं, ये कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही एक अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है। अंतर्राष्ट्रीय लॉबी में भी ऐसा एक समूह है जो चाहता है कि इस प्रकार के लोग इकट्ठे ना हो, इस प्रकार की पॉजिटिव शक्तियां इकट्ठी ना हो, लोग अपने अतीत, अपने इतिहास के बारे में ठीक से जान ना पाए। तो उस सब का प्रभाव है। फेसबुक हो या ट्विटर हो या जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, अल्टीमेटली इसकी पावर हमारे पास नहीं है, इसकी ऑनरशिप हमारे पास नहीं है। इसमें हमें इनके ही रूल के बीच में से अपना रास्ता निकालते हुए चलना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन भी आना जरूरी है जब देश के अपने ऐसे प्लेटफॉर्म बने जिनकी शक्ति देश के पास हो, चलाने वाले हिंदुस्तानी हो, और उस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाने का वक्त आ गया है। ये क्योंकि हमसे ही बिजनेस कर रहे हैं और हमारे को ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने तो बैन कर रखा है ये सब। चाइना ने बैन किया हुआ है। बैन ना भी करो लेकिन पैरेलल, क्योंकि हम चाइना नहीं बनेंगे, ना बनना चाहिए, लेकिन पैरेलल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, इनकी अकाउंटेबिलिटी निश्चित की जाए, डेटा सेफ्टी वो इससे भी बड़ी एक चीज है, वो भी सुनिश्चित की जाए और दबाव भी बनाया जाए। ये मेरे को लगता है एक तरीका हो सकता है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में बायस दिखता है, पॉलिटिकल बायस भी दिखता है और आइडियोलॉजिकल बायस भी दिखता है। अब बात करते हैं दिल्ली पॉलिटिक्स की। आतिशी मार्लिन को आप कहते हैं कि जो लोग संसद पर अटैक करने वालों के साथ खड़े थे वो संसद के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि वो सच्ची राजपूत है। आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों आतिशी मार्लिन से? नहीं, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि वो झांसी की रानी जैसी राजपूत है, तो झांसी की रानी तो ब्राह्मण थी, तो राजपूत नहीं थी। और ये झांसी की रानी की जात बताने लग गए और राजपूत छत्राणी बताने लग गए। इसका मतलब कामों में कोई कमी है आपके? ऐसी बातें कोई तभी करता है। मार्लिना कहाँ के राजपूत होते हैं? कहाँ के होते हैं? ये तो हमने नहीं सुना मार्लिना कोई राजपूत होते हैं। आतिशी मार्लिना का सरनेम पे जो कंट्रोवर्सी है, एक वो छोटी बात है, उनकी नक्सलवादी सोच की बात है, वो मार्क्सिस्ट लेनिनवादी अपने नाम से ही जोड़ के चलना चाहती हैं। लेकिन फ्रॉड देखिए कि तो आज मंदिर में क्यों जा रहे हो? आज अपने नाम के पीछे सिंह क्यों लगा रहे हो? अगर तुमने जिंदगी के 40 साल खुद को राजपूत बताने में शर्म आई, जिंदगी के 40 साल तुम अपना सरनेम नहीं लगा पाए, तुम ऐसा कौन सा राजपूत है जो सिंह लगाने में शर्माएगा? ऐसा कौन सा राजपूत है जो जिंदगी के 40 साल ये बताने में शर्माएगा कि वो राजपूत है? इसका मतलब तुम शर्मिंदगी महसूस करते हो अपने पहचान से, तुम शर्मिंदगी महसूस करते हो अपने राजपूत होने से। आज वोट लेने के लिए तुम्हें मेरे को तो लगता है कि ऐसा कोई राजपूत हो ही नहीं सकता जो अपना नाम छुपाए, जो अपनी पहचान छुपाए, जो शर्माए, अपना नाम हटा के कुछ और लगा ले। कौन सी विदेश की मार्क्सिस्ट लेनिनवादी? कौन है ये लोग? कौन है मार्क्स, कौन है लेनिन? किसका अपने बाप का नाम लगाया जाता है अपने नाम के पीछे कि विदेशियों का नाम लगाया जाता है? मार्क्स और लेनिन है क्या इनके बाप? इनके पिता लगते हैं क्या? आना जाना था क्या इनके घर में? क्या है? कौन सा रिश्ता है ये? रिश्ता क्या कहलाता है?
कौन राजपूत होगा जो अपना नाम छुपाएगा, अपनी पहचान? आज तुम राजपूत बनने निकले हो, 40 साल तुम शर्मा रहे थे इसी पहचान से। मेरे को लगता है ये धोखा है। और मनीष सिसोदिया भी असली सिसोदिया है, तो झूठ बोलना बंद करें। ये बात भी है। वो कौन सा ठाकुर? मनीष सिसोदिया को तो पहले दिन आतिशी को डांटना चाहिए था कि तू राजपूत होकर अपना नाम छुपा रही है, शर्म आनी चाहिए। भाई समाज का काम सिंह सिंह सरनेम लगा के अच्छा काम नहीं हो सकता क्या? देश का काम नहीं हो सकता क्या? देश का समाज का काम करने के लिए सिंह सरनेम हटाना जरूरी था क्या? पहचान छुपानी तो कोई तो चोर था ना मन में जो आपने। उसके बाद ये फिर भी छोटा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा, आतिशी मारलीना की माता और पिता दोनों ने अफजल गुरु को बचाने के लिए पेटिशन साइन करी, भारत के राष्ट्रपति को पेटिशन लिखकर दी कि अफजल गुरु को छोड़ दो। सार गिलानी जो आतंकवादी हमलों में शामिल था, उसके लिए फंड रेज किया है, पैसे इकट्ठे करके दिए हैं उसको ऑन रिकॉर्ड। अफजल गुरु की पेटिशन के लिए फंड रेज किया है। यानी भारत की संसद को उड़ाने का ख्वाब देखने वाले अब संसद में जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को टिकट देने की क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? ऐसे ही चुनकर इसी को टिकट देने की क्या मजबूरी थी? आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता खत्म हो गए थे क्या? आंदोलनकारी खत्म हो गए थे क्या? जो आपने चुन के एक ऐसे परिवार की ऐसी व्यक्ति को आपने टिकट दिया जो परिवार आतंकवादियों से साथ मिलकर उनको बचा रहा है, संसद को उड़ाने वालों के लिए सिंपैथी रख रहा है और जो अपनी पहचान छुपा के घूम रहा है, उसको आप संसद में, यानी कि कल भारत की संसद में एक ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जो उन लोगों के प्रति सिंपैथी रखता हो जो उसी संसद को उड़ाना चाहते हैं और उसके पास सारी एक्सेस हो पार्लियामेंट की। कल्पना कीजिए ऐसा एक सांसद अगर संसद में गलती से पहुंच जाए, उस दिन इस देश का क्या होगा? उस दिन इस देश की सुरक्षा का क्या होगा? उन संसद की सुरक्षा का क्या होगा? ये तो विष है, ये तो जहर है। इसको आप एक तरह से जहर का इंजेक्शन भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में घुसाना चाहते हैं। आतिशी मारलीना लेडी कन्हैया कुमार है, टुकड़े टुकड़े गैंग का नया चेहरा है, देशद्रोही नक्सलवादियों की पहचान है। और उनका जो लोग चुनाव प्रचार करने आए उनका आप देख लीजिए, वो ही सभी लोग जो कन्हैया का चुनाव प्रचार कर रहे थे, कन्हैया का चुनाव प्रचार खत्म होते ही आतिशी का प्रचार करने आ गए। लेकिन दिल्ली वालों ने इन कम्युनिस्टों को एक बूथ भी नहीं जीतने दिया आज तक, एक बूथ भी। ये जो पिछले दरवाजे से एंट्री करने की कोशिश की जा रही है नक्सलवादियों के द्वारा, ये दिल्ली में सफल नहीं होगी और ये चुनाव का परिणाम बताएगा। सबसे बड़ी राजनीतिक गलती अपने जीवन की केजरीवाल कर रहे हैं, जो देश के दुश्मनों को दिल्ली के अंदर राजनीतिक मंच प्रदान कर रहे हैं। मेरा अब से अगला प्रश्न ये है कि 12 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा काम बोलता है, उनका नाम बोलता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो कांग्रेस से गठबंधन के लिए इतनी मजबूरी क्यों थी? देखिए, अगर 4.5 साल काम किया होता तो काम के नाम पे वोट मांग रहे होते। गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, लालायित नहीं होना पड़ता, भीख नहीं मांगनी पड़ती। सर, उन्होंने आज एक ट्वीट किया कि दिल्ली में कुछ अद्भुत हो रहा है, तो मैंने ये कहा कि दिल्ली में तो बहुत अद्भुत हो रहा है। 67 सीट वाला 0 सीट वाले से भीख मांग रहा है और 0 सीट वाला लात मार के भगा रहा है। इससे ज्यादा अद्भुत क्या होगा? आप दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने काम किए, आपको काम करने दिए गए, या आपको काम नहीं करने, या अचित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। पहले तो आप बोलोगे कि हमने बहुत सारा काम किया, फिर आप बोलोगे यार हमें कोई काम ही नहीं करने देता। जब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जाके कहता है कि नौकरी हमारी पक्की करो तो कहते हो काम नहीं करने दे रहा। लोग कहते हैं पानी दे दो तो काम नहीं करने दे रहा, हमारी सड़क ठीक कर दो तो काम नहीं करने दे रहा। और जब तुम चुनाव पे आ जाओ तुम बोलो हम तो बहुत काम किया, हमने सबसे ज्यादा। दोनों में से एक ही चीज तो सच होगी, या तो आप काम कर रहे हो, कर पा रहे हो, कर सकते हो, करने दिया जा रहा है, या आप काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कसमसा के रह गए हो, सोफे में पड़े रह गए हो। दोनों चीजें एक साथ सच नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मजबूरी क्या थी? मैंने हाल फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू देखा था, इसमें मैं बताता हूँ मजबूरी क्या थी। मुसलमानों का वोट, केवल एक मजबूरी है, मुसलमानों का वोट इकट्ठा हो जाए। पूरा का पूरा गठबंधन, कोएलिशन, अलायंस, ये पूरी की पूरी राजनीति केवल मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने की राजनीति है, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है। इसके अलावा इनको किसी और इनको मुसलमानों से भी मतलब नहीं है। अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हंसराज हंस मुसलमान है, उसको वोट मत दो। भाई एक तो है नहीं, पर अगर होता तो मुसलमान को वोट मत दो, मुसलमान का वोट बस लो। लेने के लिए चाहिए तुम्हें, लड़ाते ना किसी मुसलमान को चुनाव, भेजते ना राज्यसभा में किसी मुसलमान को। 3 टिकट थे ना राज्यसभा के, एक मुसलमान भेजते, बनाते, यहां पर टिकट देके सांसद लोकसभा में। क्या है ये? वोट लेने के लिए मुसलमान। कोई चुनाव लड़ने आ जाए या किसी के ऊपर कोई
हंसराज हंस एक सूफी कार्यक्रम में जाके भजन गाया और भाषण दिया। उस वीडियो को चला के आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखो, अगर सूफी या मुसलमानों के कार्यक्रम में जाके भाषण देने से कोई मुसलमान बन जाता है तो केजरीवाल तो मौलाना बन जाने चाहिए अब तक, जिसने उन्होंने भाषण दे दिए। कौन सी राजनीति है ये? किसकी राजनीति है ये? तू हिंदुओं का भी नहीं हुआ, मुसलमानों का भी नहीं हुआ, यूज एंड थ्रो की राजनीति आप करना चाहते हो। मुसलमानों के वोट इकट्ठा कर लो, देखो मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा, हमें वोट दे दो, मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। लेकिन जब ट्रिपल तलाक की बात आए तो मुसलमानों के साथ खड़े होते ना, मुस्लिम औरतों के साथ, क्यों नहीं हुए खड़े? किस प्रकार की राजनीति हो रही है इस देश के अंदर? आप किसी के भी सगे नहीं हो, आप केवल धोखा देना चाहते हो, आप केवल एक नया मुद्दा बना के वोट लेना चाहते हो। आप मोदी का हवा दिखा के, डर दिखा के मुसलमानों को एक कर लो और हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट दो। ये दलित हो गया, ये बनिया हो गया, ये ब्राह्मण हो गया, ये राजपूत हो गया। आतिशी को तुमने राजपूत तो लिख दिया, हिंदू क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? मनीष सिसोदिया ने जब ये लिखा कि आतिशी राजपूत है तो लिखते ना हिंदू है, पहले हिंदू है उसके बाद ही तो राजपूत होती। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हिंदुओं को जातियों में बांटो, मुसलमानों को एक करो, सारी जनता को बेवकूफ बनाओ और कुर्सी पे बैठो, और उसके बाद नक्सलवादियों को दिल्ली में एंट्री दो। ये राजनीति है। ये राजनीति नहीं चलेगी दिल्ली के अंदर। बहुत आप आज ऐसी बातें कर रहे थे, शायद उनको बिल्कुल नहीं, आप बताइए इनमें कोई गलत है क्या? ये बात, ये तथ्यों की बात कर रहा हूं मैं। ये जो बात क्या हो गई है, हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं हम उसे बोलने से डर रहे हैं। हमारी आंखों में आंख डाल के हमारे सामने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और हम चुप हो जाएं, हम ना बोले, क्योंकि हम बोले तो हम कम्युनल, हम कट्टर। वो हमारे सामने कर रहा है ये बात। आज रैलियां कहां हो रही हैं केजरीवाल की? ओखला में, जामिया में, सीलमपुर में। इसके अलावा कहीं रैली हो पा रही है क्या? कौन से वोट की लड़ाई चल रही है? वो मोदी को जिता देगा, वो मोदी को जिता देगा। किसको कह रहे हो? किसका वोट लेना चाहते हो? मुस्लिम वोट। माइनॉरिटी तो जैन भी होते हैं, बुद्ध भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, सिख भी होते हैं, माइनॉरिटी नहीं, मुस्लिम वोट। ये बोलना पड़ेगा ना। बोलने में शर्म क्या है? इसमें गलत क्या है जो आंखों के सामने हो रहा है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बोलने में डरने लगे हैं। ये हमारी आंखों के सामने किया जा रहा है, देश की राजधानी के अंदर किया जा रहा है। वोट बैंक की एक गंदी राजनीति की जा रही है। एक धर्म के लोगों को डरा के उनका सारा वोट इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे धर्म के लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इससे गंदा और छिछोरा और क्या हो सकता है इस राजनीति में? लेकिन जो बोले वो कम्युनल, कपिल मिश्रा कम्युनल हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है, और जो करे वो सेकुलर। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म होते तो जिस दिन इमामों की सैलरी की घोषणा की थी उस दिन पुजारियों की सैलरी की भी घोषणा होती, तब हम मानते कि यह धर्मनिरपेक्षता की राजनीति है। चलिए, इसका जवाब जनता 12 तारीख को देगी। ये बहुत अहम सवाल है। योगेंद्र यादव जी अलग हो चुके हैं, प्रशांत भूषण जी अलग हो चुके हैं, कुमार विश्वास चले गए हैं, किरण बेदी चले गई है, शाजिया आलम चले गई है, अलका लांबा भी इसी रास्ते पे हैं, आपने छोड़ दिया। केजरीवाल जी ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं करी। कांग्रेस के लिए तो उन्होंने हर हथकंडा अपनाया। आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं आप? मृत्यु हो चुकी है, अंतिम संस्कार करना बाकी है, घर के दरवाजे पे लाश पड़ी है, दूसरे लोगों को जो सगे नहीं हैं उनको बदबू आने लगी है, लेकिन जो सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं वो अब भी इस गलतफहमी है कि मुर्दा अब भी बोल पड़ेगा। यह है आम आदमी पार्टी की सच्चाई। लोगों की शरीर मरता है, आत्मा भटकती है। केजरीवाल की आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। यह है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई। आम आदमी पार्टी नाम की कोई चीज इस देश में, दिल्ली में अब बची नहीं है। ये जो है ये मुस्लिम लीग 2 है। आम आदमी पार्टी की लाश पड़ी हुई है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है और दरवाजे पे लाश रखी होती है तो कोई ना कोई सगे लोग होते हैं जिनके मन में तब भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि मर गया। उनको लगता है क्या पता आंखें खुल जाएं। ऐसे कुछ लोग बचे हुए हैं, लेकिन बदबू आने लगी है इस लाश में से, और थोड़ी देर में इसको उठा के इसका वही किया जाएगा जो लाश के साथ किया जाता है। तो आपका 23 मई को पिंडदान होगा आम आदमी पार्टी का। तो आपके कहने का मतलब कि जिस आंदोलन से ये खड़ी हुई थी और जिस आत्मा की बात थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इसकी आत्मा, वो अब खत्म हो चुका है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है। केजरीवाल स्वयं भ्रष्ट हैं, केवल फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, मॉरली भी करप्ट है। हिम्मत होती तो आप कहते कि हाँ शीला दीक्षित भ्रष्ट है, मैं जिंदगी में सरकार चली जाए और कुर्सी चली जाए, मैं शीला से समझौता नहीं करूंगा। मैं दिल्ली को दोबारा शीला जैसों के हाथों में नहीं सौंपूंगा जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया था, जिन्होंने दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ धोखा किया। कहते ना, कहते। अब वो एक नई कहानी लेके आए हैं
कि मोदी इतना बड़ा खतरा है कि हमें सबसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, देश का संविधान खतरे में है, अबे तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है तो कुर्सी छोड़ के सड़क पे उतर, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे क्यों बैठे हो? इतनी बड़ी आग इस देश में लगने वाली है तो केजरीवाल कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? फिर तो क्रांति करो। दो चीजें में से एक ही चीज तो हो सकती है, तुम तो रोज मुख्यमंत्री दफ्तर में जा रहे हो और देश की जनता को कह रहे हो कि आग लगने वाली है, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, सिस्टम खत्म, चुनाव खत्म होने वाला है, सब कुछ ही खत्म होने वाला है इस देश में। तो सब कुछ खत्म होने वाला है तो सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? इसी संविधान से मिली हुई कुर्सी पर बैठकर इसी संविधान के लिए कैसा ये दोहरापन आप देखिए। इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो इतना इमरजेंसी का रिस्पांस क्यों नहीं है? तो ये लोकतंत्र और संविधान मायावती, मुलायम, कन्नी मोई, डी राजा, चिदंबरम, कपिल सिब्बल, शरद पवार बचाएंगे क्या? ये संविधान के रक्षक हैं क्या? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था क्या कि यही पहरेदारी करेंगे क्या? क्यों? क्या आप समझाने की कोशिश क्या कर रहे हो आप? या तो आप खुद हो या आप जनता को बनाना चाहते हो। जनता को एक बार बनाया जा सकता है, दो बार नहीं बनती जनता। तो आपके कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने पर है? आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, लाश पड़ी हुई है, पिंडदान होना बाकी है। चलिए थोड़ा सा लाइट करते हैं कन्वर्सेशन को, एक रैपिड फायर जी। कपिल मिश्रा का रोल मॉडल कौन है, किसे आप अपना गुरु मानते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बापू का तो आप अगर समझें कि मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई भी मेरी ज़िंदगी में मोड़ आए हैं तो मैं राजघाट जरूर गया हूँ। आप अगर मेरा रिकॉर्ड भी देखेंगे, कुछ भी हुआ हो, मेरा आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कुछ भी, मेरे ऊपर हमला, कुछ भी, मैं राजघाट 2 मिनट के लिए ज़रूर जाता हूँ। मेरे को वहाँ पे अच्छा फील होता है। मेरी माता जी जिन्होंने बहुत संघर्षों के साथ हमें पाला है, मेरे पिताजी, और इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज के देश में, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, लगातार काम करते हैं, उनकी जो मेहनत है वो प्रेरणादायी है, देश के कई लोगों को प्रेरणा देती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हमने पढ़ा है, हमने सुना है बचपन से, क्रांतिकारियों की हम लोगों ने गाथाएं सुनी हैं। तो ये सब है। और गुरु की अगर आप बात करें तो गुरु तो बजरंगबली हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो फिर बजरंगबली हनुमान जी रास्ता दिखाते हैं, वही प्रेरणा देते हैं और साहस देते हैं। और मैं अगर कभी अपने मन में कल्पना करता हूँ कि कौन गुरु होगा तो मेरे को हनुमान जी का स्वरूप दिखाई देता है। खाली समय में कपिल मिश्रा क्या करना पसंद करते हैं? अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना, परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ घूमना, मूवी देखना, कहीं घूमने जाना पूरे परिवार के साथ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं टाइम निकालता हूँ हफ्ते में। हाँ, बिल्कुल ज़रूर निकालता हूँ मैं। हफ्ते में 10 दिन में आप देखोगे कि मैं अपने परिवार के साथ ज़रूर रहता हूँ। कहीं घूमने चले गए, कहीं बेशक दिल्ली में ही है तो मॉल चले गए, वो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। फिर मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे, मतलब मैं इस मामले में लकी हूँ, मेरे 100-200 अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ हम खूब गपशप, खेल कूद, मस्ती मजाक कर सकते हैं। तो वो मेरे को अच्छा लगता है। और बाकी राजनीति भी अपने आप में एक अच्छा शौक है जिसमें इंसान का मन लग जाता है, भीड़ में रहना, जनता में रहना, तो उसको फिर टाइम पता नहीं लगता, तो दिन कब हुआ, रात कब। चलिए अच्छी बात है कि इतनी भागदौड़ के बीच में भी आप अपने परिवार के जरूर जिसके साथ परिवार की ताकत है वो दुनिया में कहीं भी लड़ सकता है, और जिसके साथ परिवार की ताकत नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए कम से कम आप परिवार की झूठी कसम तो नहीं खाते? खानी भी नहीं चाहिए। आप इशारा समझ गए होंगे। बिल्कुल। 1 लाइन फॉर द फॉलोइंग, आपको एक लाइन में जवाब देना, बस एक लाइन। हिंदू चार्टर, देश की जरूरत, राम मंदिर, बन के रहेगा, सबरीमाला, गलत हुआ, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के बारे में एक लाइन में नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को ये लगता है, मैं 2-3 लाइनों में जल्द ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन मेरे को लगता है पाकिस्तान एक सोच है जिससे हम 1400 सालों से लड़ रहे हैं। वो देश बना के अलग हो गए वो अलग बात है, लेकिन श्रीलंका में जो बम फूटे, मानव बम, वो भी पाकिस्तानी सोच है। इस देश में जो 26/11 हुआ वो भी पाकिस्तानी सोच है। जिहाद पाकिस्तानी सोच है। तो ये एक सोच है, इससे लड़ने से पहले इसके बारे में जानना, समझना, पढ़ना ज़रूरी है। हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई नहीं है, पैसे की लड़ाई नहीं है, केवल और केवल हमारे अस्तित्व की, हमारी पहचान की, हमारे धर्म की लड़ाई है ये। इंडिया इन 2023, डेवलप्ड नेशन। वेस्ट बंगाल, बीमारी है, ठीक होने वाली है। कश्मीर, हमारा है। केरला भारत का गर्व है, गॉड्स ऑन कंट्री। लुटियंस मीडिया, मरता हुआ कोई मरीज, कैंसर से तड़पता हुआ कोई मरीज, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। JNU,
भारत का एक और गर्व करने वाला शिक्षा संस्थान, जहाँ थोड़ी सी कुछ समस्या आ गई है जिसका सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आपको मौका मिले हिस्ट्री में वापस जाने का, तो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको बदलना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें जो हमारे मंदिरों, कोई भी एक चीज जिसको आप, एक चीज को बोलेंगे तो आप राम मंदिर को बोल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में, मथुरा में, अयोध्या में मंदिरों को तोड़ा गया, तक्षशिला जैसे और हमारे जो वैशाली के, तक्षशिला के हमारे इन विश्वविद्यालयों को, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को, हमारे ग्रंथों को जो जड़ाया गया, शिक्षा के संस्थान गुरुकुलों को जो नष्ट किया गया, हमारी पूरी परंपरा को, उसको बदलना चाहेंगे और बदलेंगे। पीछे जाकर नहीं, आगे जाकर भविष्य में बदलेंगे और पुनर्स्थापित करेंगे। आप सुबह उठते हैं और अपने आप को इन जो मैं नाम लूंगा इनमें कन्वर्टेड पाते हैं, तो क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल। नहीं होगा ऐसा कभी। ऐसा मेरे को ये लगता है कि किसी इंसान को केजरीवाल बनने से पहले मर जाना चाहिए। क्योंकि भटकने से क्या फायदा, आत्मा मर जाए शरीर भटकता रहे, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, सीरियसली मेरे साथ ना हो भगवान, ऐसा कभी ना हो ईश्वर, और हो तो उससे पहले मुझे उठा लेना। इतनी जल्दी इतना गहरा अनुभव हो गया। देखिए, राजदीप सरदेसाई। नहीं यार, क्यों? मतलब चुन चुन के क्या, मतलब ये आइटम पेश किए जा रहे हैं क्या? फर्ज कीजिए अगर आप हो गए तो। अगर मैं राजदीप सरदेसाई हो गया, सागरिका से तलाक ले लूंगा उसी दिन। राहुल गांधी। मतलब ये तुमने मतलब ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल बैंकॉक की टिकट बुक करा लेंगे। स्वरा भास्कर। फिर ट्विटर पे काम करने के लिए टाइम कम मिलेगा। नरेंद्र मोदी। ये तो बनना चाहेंगे, ये तो बनना चाहेंगे। नहीं बनने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को और बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं और उस प्रकार का जीवन जीना पड़ता है जो जीवन हमने नहीं जिया है। लेकिन मेहनत, केवल एक चीज पे फोकस और मेहनत, ये मेरे को लगता है कि उनसे हम सबको सीखना चाहिए। जिस उम्र में जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं, हम उनको देखकर थक गए काम करते हुए कैसा लगता होगा। आई कांट इवन इमेजिन द शेयर एनर्जी एंड पैशन एंड फोकस। अगर वो बच्चों के बीच में है तो बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, विदेश में है तो विदेशों की बात कर रहे हैं, राजनीति में राजनीति की बात कर रहे हैं, बिजनेस में बिजनेस। आई जस्ट कांट बिलीव कि किस प्रकार से ये संभव है। मे बी ही डू सम योगा और समथिंग, आई डोंट नो, बट अमेजिंग एंड आई एडमायर। तो आप ये मानते हैं कि वो बनना बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। इस देश में अभी तक तो कोई हुआ नहीं। 70 साल में हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, वाजपेयी जी भी नहीं हुए वैसे। मैं वो नाम लेने जा रहा हूं जिसके लिए अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा, अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा इल्जाम जिन पे लगाया, मुकेश अंबानी। देखिए, मुकेश अंबानी के बारे में एक बात कहूंगा, पैसा होने के बाद भी अगर इंसान भगवान के सामने सिर झुका रहा है तो कुछ तो जेन्युइनिटी होगी उस बंदे के आगे। मैंने उनके परिवार को एक चीज़ देखी है, इंसान मुसीबत में भगवान के सामने सिर झुकाता है, लेकिन वो परिवार को हमने देखा जब उनकी शादी हुई, उनके परिवार में वो परंपराओं का पालन कर रहे थे, वो आगे बढ़ के बहुत अच्छा, वो दृश्य बहुत अच्छा। तो वो चीज़, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीरों में से एक हैं, और आप उसके बाद भी भगवान कृष्ण की, गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, आप झूम रहे हैं भजनों में, आप पूजा पद्धतियों का, आप अपने हाथ से लोगों को खाना खिला रहे हैं जिस प्रकार के, तो ये एक चीज़ तो ये आसान नहीं है सर। इंसान पे पैसा आता है तो सबसे पहले संस्कार भूलता है अपने। तो मैं इस चीज़ के लिए सलाम करता हूँ उनको। और मैं ये मानता हूँ, देखो हम लोग जब आम आदमी पार्टी में थे, हम लोग ये बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन करते थे, राजनीति करते थे, और हमने ये सोच लिया था कि एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश की कि पैसे वाला मतलब बुरा। लेकिन ये बिजनेस होना, बड़ा व्यापारी होना, देश का ब्रांड बनाना, ये भी हमारी देश की पहचान का हिस्सा है। हज़ारों लाखों लोग नौकरी कर रहे होंगे उनके संस्थानों में, जिनका घर चल रहा होगा उनके द्वारा, और कितने नए टैलेंट ढूंढे जा रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सामाजिक चैरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया में भारत का जब ब्रांड बनता है, जब अगर विदेश में कहीं रिलायंस को टेंडर मिलता है तो वहाँ पे वो रिलायंस नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे इंडियन कंपनी, सम इंडियन बिजनेसमैन। तो दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल, वो जो दृश्य था वो देखने वाली इसलिए भी था कि वहां पर बॉलीवुड की वो सारी सेलिब्रिटी मौजूद थी जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कहां से कहां पहुंच गए, और ट्विटर पे आकर के अपने ही धर्म के ऋतुओं पर और अपने रीति रिवाजों पर, अपने त्योहारों पर क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन वो वहां बैठे थे जो देश का सबसे रईस आदमी है, लेकिन वो किस तरह से अपनी पूरी पद्धति का पालन कर रहा था। तो मेरे को ये लगता है, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन गणेश भगवान का भी आशीर्वाद है वहाँ पे सिद्धि भी है और बुद्धि भी है। अगर आप सुबह उठते हैं और डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं? I don't know, I just don't know much about him, I don't know, but ठीक है, being American president, wow। चलते चलते एक आखिरी सवाल जी,
आप ऑफिशियली बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ऑफिशियली दिल्ली के विधानसभा चुनाव के समय इसका निर्णय लिया जाएगा। आज की तारीख में मैं मोदी जी के लिए कैंपेन कर रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी तो अब भी जो कई विधायकों ने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने का निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस देश का नागरिक होने के नाते, युवा राजनीतिक होने के नाते, इस देश के बारे में पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के नाते हम सबका ये धर्म है कि इस चुनाव में मोदी जी के लिए काम करे। ये इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, ये तो हमारा धर्म है। और अगर आप देखें तो राजनीति में ऑलरेडी जो लोग, कई लोग जो जुड़ चुके हैं वहाँ पे, उनसे भी कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ मैं काम करने की, ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कैंपेन पूरी दिल्ली में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक से लेकर रात को सब चीज़ें। तो ये अपने धर्म के नाते मैं कर रहा हूँ, ये मेरे धर्म के लिए ज़रूरी है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ इस देश में तो सबसे पहले तो कोई काम करेगा नहीं इसके बाद, क्योंकि काम करने से कोई फायदा ही नहीं होता। लोग ये सोचेंगे हमारे धर्म के ऊपर और देश के ऊपर भी खतरा पैदा, तो ये देश और धर्म के लिए है। जब ये चुनाव पूरा हो जाएगा तब राजनीति के लिए देखा जाएगा क्या करना चाहिए। अभी देश के लिए, अभी वॉलंटियर हूं मैं। कपिल जी, माय नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही बेबाकी से बोलते रहेंगे, बिना डरे हर चीज़, हर इशू का जवाब दें। थैंक यू। और मैं माय नेशन को बधाई देना चाहता हूँ इतनी तेज़ी से इस देश के मीडिया का एक प्रमुख प्लेयर बनने के लिए। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से आपने अपनी पहचान बनाई है और जिस प्रकार आप खुल के मुद्दों को रखना जानते हैं, मेरे को ये लगता है कि इस देश में सच में नेशनलिस्ट डिजिटल मीडिया के कुछ, अगर कोई प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे तो उसमें माय नेशन का नाम सबसे ऊपर आएगा। मैं मजुमदार जी को, आपको सबको, पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और थैंक यू फॉर बीइंग देयर। सीरियसली, थैंक यू।